वेलकम स्टूडेंट्स टू यंग माइंड्स केमिस्ट्री क्लास। आज हम लोग क्लास 11 एटॉमिक स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 3 हम लोग शुरू करने वाले हैं। इसमें हम लोग एटॉमिक मास, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डुअल नेचर यानी कि आपका वेव नेचर और पार्टिकल नेचर उम्मीद करेंगे कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आइए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर तो चल ही रहा था, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ये तो हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, है ना। जैसे कि एटॉमिक नंबर अगर आपको बोला जाए तो एटॉमिक नंबर अगर बोला जाए, हाइड्रोजन का क्या होता है? हाइड्रोजन का 1 होता है ना। हीलियम का क्या होता है? हीलियम का 2 होता है। और फिर जैसे कि आप सोडियम देखिएगा तो उसका 11 होता है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखिएगा कैल्शियम का कितना होता है? 20 होता है। तो ये सब जो हम देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल में जो सजा के रखे हैं, और बचपन से आप अभी तक शायद 1 से लेकर 30 तक आपको हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक याद होगा। तो उसी को 1 से लेकर 30 जो मैं बोल रहा हूँ, तो उसी को हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं, जो कि होता है नंबर ऑफ प्रोटोन के बराबर। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि एटम ऑन द होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। That is, the number of negatively charged particle electron outside the nucleus is equal to the number of positively charged particle inside the nucleus. तो जो भी एटम होता है उसका नेचर जो है न्यूट्रल होता है। क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या होता है? बराबर। यानी कि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन और द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। अभी हम बात कर रहे थे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में और उसके चार्ज के बारे में। अगर उसकी संख्या के बारे में बात की जाए, दोनों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो हम लोगों को मास नंबर मिलता है ना, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप जैसे कि देखते हैं कि आपका जैसे कि सोडियम है, सोडियम। तो आप देखिएगा कि इसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 होता है, और नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन होता है वो 12 होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो एटॉमिक मास होगा, यानी कि ए बराबर आपका क्या हो जाएगा? 11 + 12 दैट इज़ 23। तो ये आपका सोडियम का मास नंबर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं अगर हम लोगों को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पता रहता है। एग्जाम में आपको क्या रहेगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या आपको दिया हुआ रहेगा, तो आपको बोलेगा कि आप बताइए कि इसका एटॉमिक मास क्या है। या आपका एटॉमिक मास दिया हुआ रहेगा, प्रोटॉन का नंबर दिया हुआ रहेगा, आपको बोला जाएगा न्यूट्रॉन का नंबर क्या है। या आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन दिया हुआ रहेगा, आपको बोलेगा एटॉमिक नंबर क्या है। तो प्रोटॉन 11 है तो एटॉमिक नंबर भी 11 होगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड, ये तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड एग्जाम के लिए, खास करके झारखंड बोर्ड के लिए, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो ए इक्वल टू जेड प्लस एन, यानी एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर न्यूट्रॉन ए माइनस जेड निकाल सकते हैं, वेयर एन इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर इज ए होल नंबर। ठीक है, फ्रैक्शन नहीं हो सकता है वो। तो एटॉमिक मास इज फ्रैक्शनल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, फिर आप बोलिएगा कि सर आप बोल रहे हैं कि एटॉमिक मास फ्रैक्शनल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप। अब आइसोटोप क्या है ना। आप देखिएगा कि अगर किसी एलिमेंट का बहुत सारा आइसोटोप है, यानी कि बहुत सारा आप उसका एटॉमिक मास उपलब्ध है, तो जो उसको हम लोग एक एवरेज एटॉमिक मास बोलते हैं, है ना, जो कि वो आपका फ्रैक्शन में आता है ना। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप लीजिएगा क्लोरीन, है ना। तो क्लोरीन का क्या होता है? एटॉमिक नंबर आप देखिएगा कि 17 होता है, लेकिन जब उसका एटॉमिक मास आप बचपन से याद किए हुए हैं 35.5, है ना। ये क्यों होता है? ये आपका क्लोरीन का आइसोटोप के कारण होता है। जो भी आपका आइसोटोप आएगा उसको क्या करते हैं हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2। जो भी इसका 2 आपका आता है ना, तो हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2, तो वो आपका 71 के लगभग आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब 71 जब अब आ गया, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, 35.5 आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग एवरेज एटॉमिक मास। तो ये जो होता है आपका आइसोटोप के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विथ सेम जेड, और बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर, एंड डिफरेंट मास नंबर। तो आइसोटोप जब भी शब्द आएगा तो आप बस इतना याद रखिएगा कि सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर। क्यों ऐसा याद कैसे रखेंगे?
आइसो का मतलब ही होता है सेम, याद रखिएगा। आइसो कहीं भी लग जाता है, आइसो मतलब ही हो जाता है आपका सेम, और टॉप मतलब हो जाता है आपका एटॉमिक नंबर, ऐसा समझ सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर इसमें सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो तो उसको हम लोग आइसोटोप कहते हैं। नेक्स्ट, आइसोटोप्स डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आइसोटोप कैसे डिफर करता है? वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के कारण डिफर करता है। Isotope may differ in the physical properties but show similar chemical properties due to the same electronic configuration. अब कहने का मतलब है कि आइसोटोप जो है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट दिखाता है, अलग दिखाता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी वो सेम ही दिखाएगा। क्यों दिखाएगा सेम? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है वो सेम होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो आपको पता ही है। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप, जैसे कि आपका है, आपका दोनों अगर प्रोटॉन आपका है और न्यूट्रॉन उसमें नहीं है तो वो एक प्रोटियम कहलाता है, जिसको नॉर्मल हाइड्रोजन कहते हैं। एक आपका प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 1 होता है, तो वो उसका जो एटॉमिक मास होता है वो आपका 2 हो जाता है, तो वो उसको हम लोग ड्यूटेरियम बोलते हैं या हेवी हाइड्रोजन बोलते हैं। उसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और हेवी नाइट्रोजन इसी से पानी बनता है, जिसको हम लोग हेवी वाटर बोलते हैं ना, तो वो D2O हो जाता है। नॉर्मल वाटर तो H2O होता है, लेकिन जो हेवी वाटर होगा वो D2O हो जाएगा, तो ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड वाला हो जाता है। ट्रिटियम, यानी कि इसमें आपका न्यूट्रॉन की संख्या 2 रहेगी और हर प्रोटॉन 1, तो उसको हम लोग ट्रिटियम बोलते हैं, जो कि रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी इसमें देखा जाता है ना। तो एग्जाम में कभी कभी आता है हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप है जिसमें आपका रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी शो करता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रिटियम, ठीक है। नॉर्मल हाइड्रोजन इज प्रेजेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 99.985%। सोचिए, सबसे ज़्यादा तो आपका नॉर्मल हाइड्रोजन ही पाया जाता है, लेकिन अगर पूछा जाए ड्यूटेरियम प्रेजेंट कितना रहता है, वो थोड़ा सा रहता है 0.015। ट्रिटियम के बारे में पूछा जाए तो ट्रिटियम और भी ज़्यादा कम होता है, 7 × 10⁻16% होता है। सोच लीजिए कितना कम रहता है। और उसका टी हाफ जो होता है ट्रिटियम का, क्यों? अब देखिए, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है तो वो तो डिसइंटीग्रेट करेगा ही, तो उसका टी हाफ क्या होता है, यानी हाफ ईयर क्या होता है उसका, होता है 12.33 ईयर्स। ठीक है, इतना डिटेल तो नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी चलिए। तो ये आप देख रहे हैं कि N/P रेशियो आपका निकला हुआ है, आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो, यानी कि जो आइसोटोप प्रोटियम का होता है वो 0 होता है N/P, और D2 का यानी ड्यूटेरियम का जो होता है वो आपका 1 होता है, क्योंकि आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन 1 होता है। ट्रिटियम का आप देखिएगा 2/1 होता है ना, N/P, यानी न्यूट्रॉन की संख्या 2 होती है और प्रोटॉन की संख्या 1, तो N/P क्या होता है? 2 होता है। तो खैर, ये तो टेबल में हम लोग देख रहे हैं, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, N/P रेशियो है। तो द हाइएस्ट N/P रेशियो ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज फॉर डैश, ठीक है, डैश आइसोटोप। तो क्या जवाब होगा? ट्रिटियम का। तो ट्रिटियम का ही सबसे हाईएस्ट N/P रेशियो होता है, इसे याद रखिएगा, है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर इसका 3 होता है ट्रिटियम का। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आइसोटोप का N/P रेशियो में अगर बोला जाए तो आपका हाइड्रोजन का ट्रिटियम होता है। व्हाट इज हाइड्रॉन? एक नया शब्द आया, हाइड्रोन क्या होता है? हाइड्रोन देखिएगा, हाइड्रोन इज द जनरल नेम फॉर द कैटियोनिक फॉर्म ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन रिप्रेजेंटेड बाय H+। तो H+ को ही हाइड्रॉन बोलते हैं, हाइड्रॉन, है ना, या प्रोटॉन बोलते हैं, बायो में हम लोग पढ़े ही हैं। द टर्म हाइड्रोन इंक्लूड द कैटायंस ऑफ हाइड्रोजन आइसोटोप, दैट इज H+, D+ एंड T+। व्हाट आर द मेन आइसोटोप्स ऑफ कार्बन? अब देखिए, एक नेक्स्ट एलिमेंट आ गया है, उसका नाम है कार्बन, और उसका आइसोटोप क्या हो सकता है? 12, 13 और 14, यानी 12, 13 और 14। अब उतना डिटेल नहीं जाएंगे, न्यूट्रॉन से ही डिपेंड करता है, आप तो जानते ही हो। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आपका हम लोग करते हैं, मान लीजिए एक एक्स कोई एलिमेंट है और ए उसका एटॉमिक नंबर है और जेड उसका क्या है, सॉरी माय मिस्टेक, एक्स आपका एक एलिमेंट है, जेड आपका एटॉमिक नंबर है और ए आपका एटॉमिक मास है। कुछ इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक्स इंडिकेट्स एलिमेंट, जेड इंडिकेट्स एटॉमिक नंबर, और जिसको हम लोग सब स्क्रिप्ट में लिखे हैं नीचे में, और ए रिप्रेजेंट्स मास नंबर, दैट इज सुपर स्क्रिप्ट में जिसको हम लोग लिखे हैं। इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप्स, है ना, कौन कौन सा होता है? एक तो आप एटॉमिक नंबर तो 17 होता है, जानते हैं, प्रोटॉन की संख्या 17। एटॉमिक मास जो है आपका 35 और 37 होता है, ठीक है, 35 और 37। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो गई? 18 और
20 हो गई। तो अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर द आइसोबार्स। चलिए आइसोटोप तो पढ़ लिए कि सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास। जस्ट इसका रिवर्स कर दीजिए। आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद सेम मास नंबर। आइसो का मतलब सेम, बार मतलब समझ लीजिए मास। तो सेम मास नंबर आर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जस्ट उसका उल्टा, तो उसको हम लोग आइसोबार कहते हैं। आइसोबार जैसे कि आप देखिएगा कैल्शियम है, आर्गॉन है और पोटेशियम है। यहाँ पर देखिए कैल्शियम, आर्गॉन और पोटेशियम सब देखिएगा। एटॉमिक नंबर आपका क्या है, डिफरेंट है। और मास नंबर देखिए सबका 40 है। तो मास नंबर सेम हो गया, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया, तो ये क्या हो गया, आइसोबार का एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो ये सब आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डेफिनेशन से। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन ब्रोमीन। आपका दिया हुआ है 35 और 80। तो आप देखिएगा इसमें कन्फ्यूज़न नहीं करना है आपको। प्रोटॉन पहले बोला है तो सब ये 35 या 35 जो भी ऑप्शन लिखा हुआ है तो प्रोटॉन ही पहले है इसमें, है ना। न्यूट्रॉन फिर सेकंड है और इलेक्ट्रॉन लास्ट है। तो आप ऑर्डर में ही देखिएगा, गलती नहीं करिएगा। हो सकता है कि स्टूडेंट गलती कर देते हैं कभी कभी। तो देखिए कि ये आपका ऑप्शन आ गया। प्रोटॉन देखिए रहे यहाँ पर एटॉमिक नंबर 30 है, 35 है सॉरी। तो आपको प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, 35। इलेक्ट्रॉन के देखिए कि कोई भी चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल ही है ना। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सॉरी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, सेम रहेगा। याद रखिएगा जब भी कोई एलिमेंट पर चार्ज नहीं है तो प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, लेकिन अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन कम होगा या ज़्यादा होगा, जो भी है। तो यहाँ देख रहे हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन समान है, यानी 35 ही होगा। तो किसका आखिरी में 35 और लास्ट में 35 है, ये तो नहीं है, ये सॉरी ये तो है, ये नहीं है। तो 2 और 3 में फैसला होगा कि क्या होना चाहिए। न्यूट्रॉन क्या होता है, 80 माइनस 35 हम लोग कर देंगे तो 45 आना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं 2 ऑप्शन है, यहाँ देखिए तीनों 35 दे दिया, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर हम लोग क्या हो गया, 2 नंबर। इसी तरीके से हम लोग अप्रोच रहेगा कोई भी सवाल को सॉल्व करने का। देखिए सही जवाब, तरीका देख लिया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कैसे बनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ए स्पीसीज आर 18, 16 एंड 16 रेस्पेक्टिवली। असाइन ए पावर सिंबल टू द स्पीसीज। इस तरह का भी सवाल आता है। तो फिलहाल आप इसको ऐसे देख लीजिए कि कैसे बनाया जाता है ना। तो देखिएगा देयरफॉर द एलिमेंट शुड बी सल्फर विद जेड इक्वल टू 16 एंड मास इक्वल टू, जो भी है सेम वही प्रोसेस से हम लोग बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट, वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब बात है कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जेम्स मैक्सवेल suggested that when electrically charged particle moves under acceleration, alternating electric and magnetic fields are produced and transmitted। जेम्स मैक्सवेल जो है अपने एक रिसर्च में पाया कि जब इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल को जब मूव कराते हैं और एक्सेलरेशन पर, तो क्या होता है, आपका दो तरह का फील्ड जनरेट होता है, एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक, जो कि बनता भी है और ट्रांसमिट भी होता है, यानी कि आगे भी बढ़ते रहता है ना, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर। दीज फील्ड्स आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना। कुछ हम लोग थ्री ये इससे देखेंगे डायग्राम वगैरह से कि किस प्रकार से आपका वेव्स जो है आपका बनता है और प्रोपगेट करता है आगे की ओर। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, जेम्स मैक्सवेल was the first person to reveal that light waves are associated with oscillating इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर्स। ऑसिलेटिंग मतलब समझ में आ गया होगा, पेंडुलम जैसे ऑसिलेट करता है, तो कुछ उसी प्रकार से लाइट वेव्स जो है आपका ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर से रिलेटेड है ना। चलिए फर्स्ट क्या है, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आर आल्सो परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव। बात सही है, जो भी फील्ड जनरेट हो रहा है वो अपना परपेंडिकुलर होता है ना। वो परपेंडिकुलर होगा, बेस पर परपेंडिकुलर है ना, बेस पर खड़ा यानी कि परपेंडिकुलर, और एक दूसरे पर भी परपेंडिकुलर होता है। अभी हम लोग डायग्राम देखेंगे तो उससे पता चल जाएगा, वहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। और परपेंडिकुलर होते हुए भी वो आगे प्रोपगेट करता है यानी आगे बढ़ता है। Unlike sound waves and water waves, electromagnetic waves do not require medium and can move in vacuum। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को
कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, वो वैक्यूम यानी निर्वात में भी वो ट्रैवल कर सकता है। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा क्या होता है। स्पेक्ट्रा जो शब्द है आपका स्पेक्ट्रम से आया है, तो सिंगुलर और प्लूरल का ही मतलब है बस। स्पेक्ट्रम तो आप जानते ही है ना कि वाइट लाइट कैसे बना है, विबग्योर से बना है। तो विबग्योर जो लाइट होता है वो एक जो बीम है वो दोनों कॉम्बाइन, उसी को हम लोग स्पेक्ट्रा बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा इट इज it is practically observed that when light passes from lighter medium air to denser medium and solid prism, क्या होता है, द वेव विथ शॉर्टर वेवलेंथ बेंड्स मोर एंड द वेव विथ लॉन्गर वेवलेंथ बेंड्स लेस। यही बात है जो हम लोग विबग्योर में देखे थे, है ना। विबग्योर में देखे थे, क्या देखे थे कि वायलेट कलर जो होता है इसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा आपका शॉर्ट होता है, तो वो आपको पूरा गिर जाता है नीचे। और रेड कलर का क्या होता है, बहुत बड़ा होता है साइज, तो वेवलेंथ तो वो ऊपर ही रहता है, कम डेविएट करता है। दैट इज वायलेट लाइट और विजुअल बेंड्स मोर देन द लेट लाइट। अभी हम बता ही रहे थे आपको ये बात। और देखिए ये सवाल जो है आपका यहाँ स्कैटर वाला कि रेड लाइट इज यूज्ड इन सिग्नल एज इट स्कैटर्स लीस्ट एमंग द विजिबल रेडिएशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में आता है ना। सिग्नल्स में रेड कलर क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसका वेवलेंथ जो है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो कम डिफ्लेक्ट करता है। कम डिफ्लेक्ट करता है मतलब कम स्कैटर करता है, इसलिए हम लोग इसको सिग्नल पे यूज़ करते हैं। उसी तरीके से क्वेश्चन आपका ये सनराइज़ और सनसेट वगैरह जो है ना, ये लाल वाला हो जाता है सूरज, उस तरह का भी यहाँ पर लॉजिक लग जाएगा वो वाला। चलिए देखते हैं, आपका ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। इसी पर हम लोग देखेंगे कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है आपका किस प्रकार से प्रोड्यूस होता है और वो कैसे परपेंडिकुलर होता है और एक दूसरे के ऊपर भी परपेंडिकुलर होता है और आगे प्रोपोगेट कैसे करता है। तो देखिएगा ये एक्स एक्सिस के थ्रू देखिएगा रेड मार्क को किस प्रकार से हम बना रहे हैं। चलिए, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हो गया। याद रखिएगा ये रेड वाला जो है वो एक्स एक्सिस में वो हम लोग बनाए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर है ना, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। अब ग्रीन वाला देखिएगा आप वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे आप देख रहे हैं वो क्या है, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट वो भी अपना एक्सिस पर क्या है, वो भी अपना एक्सिस पर 90 डिग्री है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव आप देख रहे हैं दोनों तो आगे ही बढ़ रहा है ना। तो ईएमआर वेव इसी को बोलते हैं कि वो दोनों प्रोड्यूस हुआ और उसके बाद 90 डिग्री पर प्रोपगेट भी कर रहा है, तो इसी को ईएमआर यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। तो ए सीरीज ऑफ वेवलेंथ ऑफ वेरियस कलर बैंड्स ऑफ विजिबल रीजन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। हम बात ही कर रहे थे कि स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो स्पेक्ट्रम आपका डेफिनेशन यहाँ आ ही गया है। तो ए सीरीज ऑफ वेवलेंथ ऑफ वेरियस कलर बैंड्स ऑफ विजिबल रीजन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। आप जानते हैं विबग्योर ही आएगा लास्ट में। ए सीरीज ऑफ वेवलेंथ ऑफ वेरियस रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, है ना। तो जरा सा हम लोग चेंज कर दिए इसमें, तो सीरीज ऑफ वेवलेंथ तक ठीक है और वेरियस रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कर दिए, और विजिबल रीजन से हटाकर क्या कर दिए, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। दोनों बात एक ही है। ए सीरीज ऑफ क्लोजली पैक्ड लाइन इज कॉल्ड ए बैंड। और यही सब जो स्पेक्ट्रम में जो आप वेरियस कलर देख रहे हैं, तो वो अगर क्लोजली पैक्ड एक लाइन के फॉर्म में रहेगा, उसी को हम लोग बैंड ऑफ लाइट बोलते हैं ना, इसी को बैंड बोलते हैं, BND बैंड। A spectrum of electromagnetic radiation says visible light or in fact or any region without any gaps in its color from violet to red is called continuous spectrum. कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आप अगर एनसीईआरटी में फोटो डायग्राम देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है। फिर भी हम बताने की कोशिश करते हैं। जो भी एक आपका विजिबल लाइट रहेगा उसके बीच में बिना गैप का आपको रेड लाइट मतलब कि आप वायलट, उसके बाद इंडिगो, ग्रीन, ऑरेंज, इस येलो, रेड, आपको ये सब लगातार दिखाई देगा बिना कोई गैप का, तो इसी को हम लोग कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जैसे कि रेनबो में दिखाई देता है, आप ऐसा देखे हैं रेनबो में कभी, तो ऐसा नहीं देखे देखिए कि जैसे कि ये रेड लाइन आया उसके बाद थोड़ा सा गैप आ गया फिर ब्लू आया, ऐसा तो नहीं देखे। आप एक शेड देखते हैं, ये चला है रेड का फिर चला है ब्लू का, ऐसा तो कोई गैप नहीं रहता है दोनों कलर के बीच में, तो इसलिए हम लोग उसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो रेनबो इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। इफ एनी वेवलेंथ और कलर इज मिसिंग फ्रॉम इट देन इट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, है ना। वो कंटिन्यूस नहीं रह जाता है। जैसे कि आपका रेड लाइट आया, ठीक है, ये रेड लाइट है, फिर थोड़ा सा गैप आ गया, उसके बाद ग्रीन लाइट है,
तो आप देखिए ये गैप आ गया यहाँ पर, तो यही गैप आ गया तो कंटिन्यूस तो नहीं रहा ना, तो इसी को बोलते हैं हम लोग डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी वैल्यूज ऑफ EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेरिएशन इन हर्ज और CPS क्या होता है। देख लीजिए, गामा का तो सबसे ज़्यादा होगा ही, वाजिब सी बात है। उसके बाद एक्सरे, ये आप NCERT में देखिएगा कि ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से कलरफुल वे में आपका ये बनाया हुआ है पूरा चार्ट, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ से हो सकता है आपको नहीं समझ में आए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है वही आपको देखना है। तो ऊपर जो दिया हुआ है रेंज, वो फ्रीक्वेंसी का रेंज है। तो आपको विजिबल लाइट का जनरली पूछा जाता है कि क्या होता है, तो यहाँ से आप उसको याद रख सकते हैं। जैसे वैल्यूज़ यहाँ पर आपका ऊपर लिखा हुआ है, तो इसमें तो कोई ट्रिक नहीं है, नहीं तो हम आपको बता देते। तो विजिबल स्पेक्ट्रम, तो आप देख रहे हैं ये नीचे वेवलेंथ दिया हुआ है ना, तो 400 से 750 nm यानी कि नैनोमीटर तक आपका रहता है विजिबल स्पेक्ट्रम। ये बात याद रखने वाली है, आप इसे याद रख सकते हैं। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम द इन वेवलेंथ, और दैट इज़ 400 nm टू 750 nm। तो वेवलेंथ को हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर नैनोमीटर आपका यूनिट है। तो मेजरेबल कैरेक्टर्स ऑफ EMR, तो मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EMR क्या क्या है देख लेते हैं। फिर सबसे पहला है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस मेड बाय द वेव इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो हम पहले से जानते हैं, हम लोग कैसे जानते हैं, हम लोग सरल आवागति या अब पेंडुलम में सबसे बढ़िया पढ़ चुके हैं कि अब क्या होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 1 सेकेंड में जितना वाइब्रेशन होगा उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी CPS और साइकिल पर सेकेंड, ठीक है, जिसको हम लोग हर्ज भी कहते हैं। 1 हर्ज क्या होता है, 1 CPS के बराबर होता है ना। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं, तो न्यू बराबर क्या होता है, C/λ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे आप याद रखिएगा, इससे न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आपको 2 वैल्यू दिया हुआ रहेगा और तीसरा आपको खोजना पड़ेगा। तो न्यू इक्वल टू C/λ, C जहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट हो जाता है। ठीक है, लेमडा क्या हो गया, वो वेवलेंथ हो गया। C आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट, जानते हैं आप 3.8 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी तो आपको न्यू आपका क्या हो जाएगा 1/t, जैसे पर सेकंड में हम लोग इसका यूनिट होता है पर सेकंड या हर्ज आप बोलते हैं इसको। एग्जांपल, फ्रीक्वेंसी ऑफ UV रेडिएशन इज 10⁻16 हर्ज। सोचिए कितना फास्ट है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, वेव नंबर, तो नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। एक यूनिट लेंथ में आपका नंबर ऑफ वेव्स कितना जनरेट हो रहा है, तो उसी को हम लोग वेव नंबर कहते हैं। ठीक है, वो सल्फाइड आयन यहाँ क्यों आया है तो पता नहीं इस स्लाइड में, खैर आगे हम लोग पॉइंट पर फोकस करिएगा। द यूनिट ऑफ वेव नंबर इज पर सेंटीमीटर और पर मीटर। ठीक है, वेव नंबर क्या हो जाता है, 1/, हो जाता है वेव लेंथ, आप ऐसा कह सकते हैं, है ना। ये जैसे कि वेव लेंथ हो गया, तो वेव नंबर क्या होगा, 1/, वेव लेंथ, ऐसे करके यही हो गया आपका वेव नंबर। ठीक है, तो वेव नंबर इज अ रेसिप्रोकल और वेव लेंथ, यही बात खत्म हो गया। यहीं पर बोला जा रहा है कि रेसिप्रोकल है। तो वेवलेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, तो अभी हम आपको दिखा देते हैं, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। ये आप रेड वाला जो देख रहे हैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसमें आपको क्रेस्ट नज़र आ रहा है ना, ये जो ऊंचा वाला पहाड़ नज़र आ रहा है वो क्रेस्ट है, और जो नीचे वाला जो आपको नज़र आ रहा है वो भी ट्रफ कहलाता है। ठीक है, एक मिनट आप फिर से देख लीजिए, ये ट्रफ हो गया, है ना, ये सब ट्रफ हो गया, और ऊपर वाला क्या था, क्रेस्ट था। नीचे देख लीजिए ट्रफ, ये भी ट्रफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ये आपका वेव प्रोपगेशन इस तरह से दिखाया जा रहा है 8 तक। तो आप देखिएगा छोटा वाला, अभी जो ग्रीन जो एरो आपको नज़र आएगा, देखिएगा ये ग्रीन, तो ये देख रहे हैं आप, 2 क्रेस्ट के बीच का डिफरेंस जो है आपका, उसी को लेमडा बोला गया है, इसी को वेवलेंथ कहते हैं। या आप 2 क्रस्ट ट्रफ के बीच में देख रहे हैं, अभी फिर से हम दिखाते हैं, ये देखिए 2 ट्रफ के बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है उसको भी हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, दोनों सेम आएगा, तो वेवलेंथ इसी को कहते हैं।
वेवलेंथ इज मेजर इन डिफरेंट यूनिट्स, अलग अलग यूनिट्स में मेजर होता है। एंगस्ट्रॉम में भी मेजर होता है, जो आपका वो 10⁻⁻10 मीटर होता है या -8 सेंटीमीटर। उस प्रकार से नैनोमीटर, पिकोमीटर, इस तरीके से होता है। माइक्रोन अगर बोला जाए तो 10⁻⁻6 मीटर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। ये सब रिलेशन तो आप याद कर ही लीजिएगा। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 300 nm इन एंगस्ट्रॉम? ये देखिए, अब तो आप यूनिट कन्वर्सन दे दिया है जी। एंगस्ट्रॉम में आप बताइए एनएम में क्या होता है। तो हम जल्दी से फॉरवर्ड करते हैं, आप इसे देख लीजिएगा। तो ऑप्शन तो आ गया 3000 एंगस्ट्रॉम, बाकी आप चेक कर लीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन भी हम नीचे बना दिए हैं, हो सकता है कि आपका नीचे हो जाए। ये देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये टॉपिक आएगा, यही आएगा, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या उसको प्लैंक क्वांटम थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।